नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के साफ टाइटल से ही समझ में आता है कि एक कुछ ऐसा यूनिट है जो कि हमारी लाइफ में एक बहुत ही फंडामेंटल रोल अदा करता है, बहुत ही ज़रूरी रोल अदा करता है। जैसे कि फंडामेंटल का वर्ड का मीनिंग ये है बहुत ही ज़रूरी। ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कुछ दो ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसी प्रोसेस हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी रहती है। जैसे कि पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शंस। तो हमारी बॉडी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को करार देंगे, कोई ऑर्गेनिज्म को हम बताएंगे कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हम तभी बता सकते हैं जब उसका कोई स्ट्रक्चर हमें दिख रहा हो, कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हो वो ऑर्गेनिज्म। और उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तब हम बोलेंगे जब वो अपने आप में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता हो। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। मैं डाइजेशन भी मेरे अंदर चल रहा होगा, रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा, हार्ट जो है बीट करके पूरे ब्लड को फ्लो करता है पूरी बॉडी में, तो मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है। और मेरे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस के द्वारा हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहे हैं उनको एक्सक्रीट करके मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो मैं एक्सक्रीशन भी कर रहा हूँ। ये सारे मेजर फंक्शंस हैं जो कि 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। ये सारे प्रोसेस एक फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, और यही सारी चीज़ें सिर्फ एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर देता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक फंडामेंटल यूनिट, मीन्स द यूनिट विच प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड द यूनिट विच परफॉर्म सम फंक्शंस इन इटसेल्फ। एक सिंगल सेल जो है वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट यूनिट होता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। उन्होंने एक पेड़ की आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है स्क्लेरेनकाइमा, जो आउटर मोस्ट रिजिड लेयर रहती है, बहुत ही टफ लेयर रहती है, उधर से थोड़ा सा सैंपल लिया, बार्क ट्री था वो, कॉर्क स्लाइस से उन्होंने अपने सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था। फिर उसके बाद पहली बार एक लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल जो था वो ऑब्जर्व किया था हमारे ल्यूएन हुक ने इन द ईयर 1674। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था, क्योंकि प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर द डेड सेल्स जिनके पास इंटर सेल्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, और उनके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर या मैं बोलूँ प्रोटोप्लाज्म जो है बहुत ही कम होता है, इसीलिए उनको एक डेड सेल करार दिया जाता है। अगर हम बात करें ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज फॉर्म कैसे होते हैं, तो इसका बेसिक एक ही रीजन है कि जब प्लांट जर्मिनेट करता है, सीड से निकलता है, उस टाइम पे जो सेल्स डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आते जाते हैं, और अंदर साइड नए सेल्स इवॉल्व होते जाते हैं, नए सेल्स जो हैं वो डेवलप होते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो जो पुराने सेल्स रहते हैं वो लास्ट में आखिरी में आके मर जाते हैं, वो अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर लेते हैं, और पेड़ को एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में अपने आप को ढाल देते हैं, और उन्हीं टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो हमारे रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से अपना सैंपल लिया था, जो कि एक डेड टिश्यू कहलाता है, और उन्होंने जो सेल देखा था वो एक डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। फिर उसी के बाद ल्यूएन हुक ने जो अपने खुद के एक एडवांस माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे रॉबर्ट हुक से थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप था, उससे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपना सैंपल लिया था एक पॉन्ड वाटर से, जहाँ पे उन्होंने एक बैक्टीरिया सेल को ऑब्जर्व किया था, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। फिर सेल में सबसे पहली बार जो है न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। फिर उसके बाद 1838 में पहली बार मैथियस स्क्लेडन ने बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये मैथियस स्क्लेडन जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार अपनी थ्योरी में बताया था कि जितने भी दुनिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे प्लांट्स सेल से ही मिलकर बनते हैं। और उसके जस्ट बाद थियोडोर श्वान ने 1839 में अपनी थ्योरी को और एलोबरेट किया, मीन्स उन्होंने मैथियस स्क्लेडन की थ्योरी को पढ़ा और उससे फिर अपने कंक्लूजन पे आए कि प्लांट्स तो ठीक है। 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया कि सारे एनिमल्स भी प्लांट से ही सारे एनिमल्स भी हैं जो सारे सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो पहली बार प्लांट्स सेल से मिलकर बनते हैं ये बताया था हमें मैथियस स्क्लेडन ने इन द ईयर 1838, और पहली बार हमें ये बताया था कि सारे एनिमल्स भी पूरे सेल से मिलकर बनते हैं, वो बताया था थियोडोर श्वान ने इन दी 1839। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि जो पुराने सेल्स हैं या जो सेल है वो आता कहाँ से है। इन्होंने बस इतना बताया था कि सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बनते हैं और सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बनते हैं। बट इन द ईयर 1855 रुडोल्फ वर्चाउ नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मैथियस स्क्लेडन और थियोडोर श्वान की थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया, और उन्हें थर्ड पोस्टुलेट दिया कि ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स इसका मतलब यही था कि अगर कोई एक सेल है या आप कोई सेल देख रहे हो तो वो जरूर किसी ना किसी पुराने सेल से ही इवॉल्व होकर या तो ब्रेक डाउन होकर या तो किसी और दूसरे प्रोसेस से बना होगा। सेल अपने आप अराइज नहीं होते हैं, अपने आप पैदा नहीं होते हैं, वो हमेशा किसी पुराने सेल से ही इवॉल्व होकर या फ्यूज होकर टूट कर बनते हैं। और एक और साइंटिस्ट थे 1839 में जिन्होंने बताया था, जिनका नाम था परकिंजे, उन्होंने पहली बार टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द ऑल द कलेक्टिव मैटर, ऑल द कलेक्टिव ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द सेल। एक सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाया जाता है।
यहाँ तक जो है बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने सेल चैप्टर के बारे में देखी कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है। उसे फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को या लिविंग बीइंग को और कुछ अपने आप में ही फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसीलिए उसे एक फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया था कॉर्क स्लाइस से। फिर उसके बाद 1674 में अपने एडवांस माइक्रोस्कोप से ल्यूएनहुइक ने पहली बार एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया जो कि उन्होंने एक पॉन्ड वाटर से लिया था। फिर उसके बाद 1838 में मैथियस स्क्लेडन ने बताया कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बनते हैं और 1839 में थियोडोर शॉन ने मैथियस स्क्लेडन की थ्योरी को और एलोबरेट करके बताया कि सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बनते हैं। फिर उसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चाओ आए जिन्होंने बताया कि सारे सेल्स जो हैं, कोई भी सेल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो हमेशा किसी पुराने सेल से इवॉल्व होकर आया होगा, पुराने सेल से ही एग्जिस्ट करके आया होगा। उन्होंने पोस्टुलेट दिया कि ऑल द सेल्स आर अकर्स और डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अपने आप नहीं बनते हैं, किसी पुराने सेल से इवॉल्व करके बनते हैं, इवॉल्व होकर आते हैं। और उन्होंने एक पोस्टुलेट भी दिया, एक सिंपल टर्म में एक लाइन बोली थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस सेंटेंस का यही मतलब है कि कोई भी सेल जो है वो अपने आप अराइज नहीं होता है, वो हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है। इसी के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? तो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरा लाइफ स्पान जो है वो एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट हो जाता है उनका। जैसे कि सारे बैक्टीरियाज है ना, कुछ फंजाइज, प्रोटिस्ट, मोनेरिस्ट, ये सारे जितने भी हैं अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक सिंगल सेल ही रहते हैं और इनके पास कोई दूसरा सेल नहीं होता, ये सिंगल सेल रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं और मैं एक मल्टीसेलुलर हूं, क्योंकि मेरे पास सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक है। मींस छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो एक के ऊपर एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाकर पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं फंक्शन को कुछ परफॉर्म करता ही हूं, जैसे कि हमने वीडियो के पहले देखा था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक सेल में अगर हम किसी भी सेल को देखें तो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमें उसमें मोस्टली देखने मिलेंगी। तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस और तीसरा आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। आप किसी सेल को कैसे बताएंगे कि वो एक सेल है, कैसे बताएंगे? तो आपको उसकी एक बाउंड्री देखने मिलेगी, है ना, कोई एक बाउंड्री होगी जो आउटर एनवायरनमेंट को, बाहर के वातावरण को एक सेल के अंदर के वातावरण से डिवाइड कर रही होगी, दूर कर रही होगी या डिस्टिंग्विश कर रही होगी। तो उस लेयर को, ऐसी लेयर जो एक सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से डिवाइड करके रखती है सेल कंटेंट को, उस लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे आउटर मोस्ट लेयर बोला जाता है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन की लेयर होती है जिसके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि इसको एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये सबसे बाहरी परत रहती है, एक सेल की बाहरी लेयर रहती है और इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है, अनवांटेड पार्टिकल सेल के अंदर बाहर ऐसे ही ना पास हो पाए। तो इसलिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में कैसे कंप्लीट करती है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो रहते हैं उनको वो अंदर नहीं आने देती है और कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स या जो मैं बोलूं कि कुछ जरूरी पार्टिकल्स जिनका सेल के अंदर काम है, सिर्फ उन्हीं को अपने अंदर से पास होने देती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कुछ चुनिंदा चीजों को, कुछ जरूरी चीजों को ही वो अंदर बाहर होने देती है, हर पार्टिकल इसके अंदर बाहर नहीं हो सकता है। फिर उसी के बाद अगर हम आते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज जो है सेल के अंदर और सेल के बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस कहता है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एक सेल है, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, मेरी नर्व्स जो हैं, मेरी नसें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम मेरी ब्लड वेसल्स करती हैं, नर्व्स करती हैं। और जब वो एक सेल के पास पहुंचती हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए ब्लड वेसल से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर सेल में चली जाती है। सेम ऐसा ही अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है सेल के और ब्लड वेसल्स में कम रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से आपके जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज करते हैं या गैसेज का ट्रांसफर होता है सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के